नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर 4 के 2 या यूनिट 4 के 2 सिलेबस के हिसाब से उसमें जो चैप्टर है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तैयारी करनी है। ये चैप्टर केवल आपकी सेकंड सेम के लिए नहीं है। सेकंड सेम में तो खैर ये है ही, जो बच्चे सिविल या मैकेनिकल ब्रांच में होंगे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। सिविल के अंदर जो थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट आएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, तो उसका जो पहला चैप्टर है थर्ड सेम के अंदर वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सीजी क्लियर नहीं है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर ही नहीं सकते। तो जब कभी भी सिविल ब्रांच के बच्चे थर्ड सेम के अंदर पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को बहुत गंभीरता से लें। मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट आएगा फोर्थ सेम में और उसका नाम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसमें भी एक चीज़ काम आएगी। तो कम से कम मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के बच्चे तो इस चैप्टर को बहुत गंभीरता से लें, तो आगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी के भी लें, काम तो आएंगे, कोई चीज़ बेकार तो कभी होती नहीं है। ये अभी थोड़ी हो गया कि सेकंड सेम के एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, बिल्कुल चांसेस हैं, कम है लेकिन हैं। तो मैं अपना वीडियो ये शुरू करता हूँ, तो इसको गंभीरता से लेकर अध्ययन करें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज इस चैप्टर को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आज जो कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे आराम से, जो मैंने रेड मार्क से कर रखे हैं। बुक 1 के अंदर मैं बोल देता हूँ, कुछ छोटे छोटे अक्षर होंगे तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी। बुक 1 में देखिएगा एग्जाम्पल 4.3 पेज 109, एग्जाम्पल 4.4 पेज 110, एग्जाम्पल 4.5 पेज 112, एग्जाम्पल 4.12 पेज 122, एग्जाम्पल 4.13 पेज 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4.14 पेज 125। और उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, ये पेज नंबर 139 to 143 है। ये सब आप कर पाएंगे और प्रैक्टिस करना इसकी, और कोई दिक्कत हो मुझे कहना, मैं इसका वीडियो बना के आपको बाद में भेजूँगा। और जो बुक 2 है उसमें आप देखें एग्जाम्पल 1 पेज 140, एग्जाम्पल 3 पेज 142, एग्जाम्पल 4 पेज 144, एग्जाम्पल 7 का बी पार्ट पेज 147, एग्जाम्पल 9 पेज 150, एग्जाम्पल 13 पेज 155, एग्जाम्पल 14 पेज 156। ये करें। और क्वेश्चन का जहाँ तक सवाल है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 20, 21, 22, ये पेज नंबर 159 से लेकर 163 के बीच में है। तो इनको आप कर पाएंगे इस वीडियो के बाद में, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं होता है तो मुझे आप कांटेक्ट करके कहेंगे तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में किया है, इसको करने के पहले कुछ बातें आपको मैं और बता देता हूँ, छोटी छोटी जो मुझे बतानी है। देखिए, जो पिछला वीडियो था मेरा पहला, जो मैंने पिछले महीने में जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी डेट थी, जो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था उसकी डेट थी 28 अप्रैल 2021 को मैंने पहला वीडियो बनाया था। आज है 16/5। तो देखिएगा, काफ़ी लंबे समय के बाद में वीडियो आपके लिए बन रहा है दूसरा। तो उस वीडियो में मैंने आपके लिए एक जो कहना चाहिए कि वर्ग जो होता है, वर्ग, उसके लिए उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसकी सीढ़ी कहाँ पर होती है, उसके बारे में आपको मैंने समझाया था जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये देखिएगा, उसका एक पेज में आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, वर्ग। और इस तरह से आयत भी, ये आयत था
ये देखिए आयत है, ये वाला, ये आयत रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दो मैं आपको करा चुका था। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ए इंटू बी, और वर्ग का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। ये वर्ग और आयत के बारे में समझा चुका था। तो आज हम ये मैंने गलती से इसमें आयत लिख दिया, आयत हम पहले आपको करा चुके थे, तो आयत इसमें नहीं होगा। इसमें हम शुरू करेंगे वृत्त से। तो आयत को मिटा देता हूँ मैं। रेक्टेंगल में आपको पिछले वीडियो में करा चुका था कि भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इसकी सीजी कहाँ होती है, रेफरेंस लाइन जो होती है ना, संदर्भ रेखाएं, वो कैसे ली जाती हैं, सममिति रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री, इनके बारे में चर्चा मैं कर चुका था आपसे। और आज हम करेंगे शेष जो प्लेन फिगर्स हैं। देखिए दो तरह की फिगर्स होते हैं आपके कोर्स में सीजी के लिए, एक तो प्लेन फिगर्स यानी समतल क्षेत्रफल, और एक ठोस आकृतियाँ। तो आज भी हम केवल समतल आकृतियों के बारे में बात करेंगे। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बात कर ली थी, आज बात करेंगे वृत्त यानी कि सर्कल, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, चतुर्थवृत्त यानी कि क्वार्टर सर्कल, और त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इनके बारे में बात करेंगे आज। तो पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल तो आप जानते ही हैं कि ये सर्कल होता है, वृत्त ये इसका केंद्र है, और जो उसका केंद्र होता है वही सीधी भी होता है। तो इसका जो केंद्र है सर्कल का यानी कि सेंटर ही, बल्कि इसको केंद्र कहेंगे, केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड, यही सेंट्रॉइड भी होता है। क्योंकि समतल आकृति है ना, इसको हम सेंट्रॉइड कहेंगे। सीजी भी कह सकते हैं, लेकिन सीजी को नॉर्मली हम ठोस आकृतियों के लिए काम में लेते हैं और समतल के लिए लेते हैं काम में केंद्रक। तो जो वृत्त का केंद्र है वही केंद्रक है, और ये इसका पूरा क्षेत्रफल है वृत्त का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, त्रिज्या कितनी है, आर, तो जो इसका एरिया होगा सर्कल का, जिसे हम ए कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कई बार आपको डायमीटर दिया होता है तो आप उस केस में आर को d/2 भी कह सकते हैं, तो ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये भी कई बार आपको मिलेगा फॉर्मूला बुक के अंदर, ये भी है, दोनों सही हैं। अब इसका जो केंद्र है वही केंद्र क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस सर्कल का कोई व्यास बनाऊं, डायमीटर बनाऊं, तो देखिए ये इसका डायमीटर है कि नहीं है, बिल्कुल है, डायमीटर है, ये व्यास है। और वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। इसी तरह से अगर मैं कोई एक और डायगोनल बनाऊं, डायगोनल हमेशा सेंटर से गुजरता है, तो ये डायगोनल भी इस वृत्त के, इस सर्कल के 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कर देगा। इसका मतलब ये डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई एक ही आकृति के लिए, तो वो लाइनें जहाँ मिलती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, बस वो इसका सेंटर होता है। और चूंकि डायमीटर तो सेंटर से गुजरता है, इसलिए सेंटर ही इसका सेंट्रॉइड बन जाएगा। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि सर्कल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन ए सर्कल। किसी वृत्त के अंदर सममित रेखाएं कितनी होती हैं, मैंने 2 तो बना दी, तो ऐसे तो कितनी बना सकता हूँ मैं, कितने डायमीटर बना सकता हूँ, हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज फॉर ए सर्कल। किसी वृत्त के लिए अनंत ऐसी हम कहेंगे कि
सममिति रेखाएं होती हैं और वो गुजरती है उसके केंद्र से, यानी केंद्र ही उसका सेंट्रोइड होता है। तो क्या सीखा हमने, किसी सर्कल का केंद्र उसका केंद्रक होता है यानी कि सेंट्रोइड होता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ये बात हुई सर्कल की। अब बात करते हैं चतुर्थ वृत्त की, अब बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त इसे कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। देखिए अर्धवृत्त ऐसा होता है इस प्रकार से, जैसे मैं ये डायमीटर से ऊपर का हिस्सा रखूँ, नीचे का काट दूँ, सेमी सर्कल हो गया। और ये तो जो सेमी सर्कल है ना उसका सेंटर है, अगर मैं यहाँ रख के इसको ऐसा करूँ बिल्कुल बना सकता हूँ सेमी सर्कल के। लेकिन जैसे सर्कल में जो सेंटर था वही उसका सेंट्रोइड भी था, पर ऐसा सेमी सर्कल में नहीं होगा। कारण क्या कि इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक है। जहाँ सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट थी, यहाँ केवल एक ही है। केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जो सिमेट्री है और जो इस सेमी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में यानी दो कॉन्ग्रुएंट, दो सर्वांग भागों में बांटती है। और वो लाइन ये है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के इधर और इस लाइन के उधर बिल्कुल सेम आकृति है सर्वांग में। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर लूँ, मोड़ दूँ, इसको ऐसे ऐसे मोड़ दूँ, तो ये कोना यहाँ आ जाएगा और ये पूरा एक दूसरे को ढक लेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग समय। और मैं आपको कह चुका था कि सेंट्रोइड हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होता है। इसका मतलब इस सेमी सर्कल की जो सेंट्रोइड होगा वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर आएगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री तो बहुत बड़ी लिमिटेड, यहाँ कहाँ होगा। तो अब देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इसकी जो सेमी सर्कल के लिए इतनी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ तक विड्थ कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और यहाँ तक 0 हो गई। इसका मतलब ये सेमी सर्कल जो नीचे इसका बेस है डायमीटर उसकी तरफ भारी है, ऊपर तरफ हल्का है। और सीजी हमेशा या सेंट्रोइड हमेशा जिधर पोर्शन हैवी होता है उधर शिफ्ट हो जाती है, और हैवी तो ये नीचे की तरफ है। अच्छा, ये क्या है, इसकी रेडियस आर, ये भी रेडियस कह दो, ये भी रेडियस ही है सेमी सर्कल का, त्रिज्या आर। अगर हम ये कहें कि ये पोर्शन नीचे वाला भारी है, इसका मतलब सी जी, इसकी जो त्रिज्या है ना, ये रेडियस, इसका आधा यहाँ होगा r/2, इससे भी नीचे जाएगी। तो ये सी जी हो जाएगी भाई, ये वाली, ये सी जी कह दो, सेंट्रोइड कह दो। अब चूंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं रेफरेंस लाइन मानूँ यहाँ से, ये रेफरेंस लाइन है, इट इज़ रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स बार। और भाई एक्स बार तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आर ही है, क्योंकि ये यहाँ से भी आर ही है। और ये जो दूरी है बेस से नीचे से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हम कहेंगे वाई बार, वाई बार। और ये दूरी आपको याद रखनी होगी। इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बीटेक करेंगे तब सिलेबस में आएगा, तब आपको हम उस समय वीडियो अलग से बना के देंगे। वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बीटेक के मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसको मैंने बी के अंदर इसको सॉल्व कर रखा है। ये जो वाई बार होगी, जो सी जी की दूरी होगी यहाँ से, ये होगी यहाँ से, याद रखिएगा, ये 4r/3π, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। यानी जो सेमी सर्कल की सी जी यहाँ इस जगह है, इसकी आधार से दूरी, ये जो बेस है ना इसका, इसकी दूरी होती है 4r/3π, ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसका एरिया। ये जो आप देख रहे हैं सेमी सर्कल, एरिया कितना होगा इसका, पूरे सर्कल कितना था, πr²,
तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बस। या मैं इसको अगर इसकी बात करूँ डायमीटर की फॉर्म में, ये बटा 4 है तो यह बटा 8 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा बस, और क्या है, ये लीजिए। अब बात आती है चतुर्थ वृत्त की। अब बात आती है चतुर्थ वृत्त की। ये आती है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। एक सर्कल का चौथा हिस्सा कहलाता है चतुर्थ सर्कल। ये देखिएगा, ये इस तरह से पूरे सर्कल के 2 भाग करते हैं सेमी सर्कल, 4 भाग करते हैं, ये कहलाता है क्वार्टर सर्कल। अब ये भी इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। सबसे पहले तो आपको ये प्रयास करना चाहिए जानने का कि क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या कोई सममिति रेखा है क्या। तो बिल्कुल है। ये देखिएगा, अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं इस प्रकार से, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, मैं इससे 45 डिग्री पे एक लाइन बनाऊं, ये जो है ना, ये एंगल ये 45 डिग्री है। तो ये जो दिख रही है आपको, दिस इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिल जाए तो सीजी निकालने में, यानी सीजी को लोकेट करने में आसानी होती है, क्योंकि सीजी या सेंट्रोइड हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होती है। अब इसकी सीजी जो है नेचुरली है कि ये इधर जो आगे जाएंगे इसकी विड्थ बढ़ती चली जा रही है, यह विड्थ कम है, तो इस लाइन का जो आधा होगा इससे कुछ इधर ही होगी। ये है इसकी सीजी या सेंट्रोइड। अब इसको अगर मैं ओ कहूँ, अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये वाली, अच्छा ये चूंकि इसकी रेफरेंस लाइन है, इसे क्या बोल देंगे एक्स बार, और ये भी इसकी रेफरेंस लाइन है, ये भी रेफरेंस लाइन है, ये भी रेफरेंस लाइन, ये तो एक्स बार हो जाएगी, और इससे कहेंगे वाई बार। ये जो दूरी है इसे कहेंगे वाई बार। और इसमें एक्स बार और वाई बार दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना, और दोनों ही होते हैं 4r/3 पाई, रिमेंबर इट, दोनों ही 4r/3 पाई होते हैं। एग्जैक्टली उतनी दूरी होती है जितने की ये होती है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं आपसे कितना होगा, तो कितना होगा, सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर, ये चौथा ही है तो बटा 4 कर दो बस। और उसका कितना था सर्कल का, डी की फॉर्म में पाई डी स्क्वायर बटा 4, इसमें भी फिर 4 का भाग लगा दो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये सभी बातें जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आज का जो पहला था वो सर्कल था, यानी कि वृत्त। आज का दूसरा था अर्धवृत्त, आज का तीसरा था चतुर्थ वृत्त, और अब आज का चौथा वो है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, देखिएगा ये एक ट्रायंगल है ABC, हमें ये पता करना है कि सीजी कहाँ होगी, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है यानी उसका जो सेंट्रोइड होता है, वो उसकी तीनों माध्यिकाएं जहाँ से गुजरती है वही होता है, यानी कि सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जैसे ये BC है, इसका मिड पॉइंट ये होगा। अगर मैं A को से मिला लूँ BD के मिड पॉइंट से, इसको AD कहूँगा, ये डिस्टेंस बराबर है। ऐसे ही AC का मिड पॉइंट यहाँ होगा, और B को मिला लूँ
तो ये बी ई हो जाएगा। हालांकि 2 मीडियन आ गए तो ये आपके सी जी फिक्स हो गया है। अगर मैं तीसरी मीडियन बनाना चाहूँगा भी तो यहीं से गुजरेगी वो। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं सी को इससे मिलाऊँ और आगे बढ़ाऊँ तो ये दूरियां बराबर है, वैसे ही ये दूरियां भी बराबर ही होंगी और ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या हुआ? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्रक होता है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्रक होता है, यानी कि सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। त्रिभुज की तीनों जो माध्यिकाएं होती हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही सेंट्रॉइड होता है। तो इसका एरिया कितना होगा त्रिभुज का? अब देखिए एरिया की बात कैसे करें। जैसे बी सी को मैंने मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो बी सी इसका बेस हो गया, ये बी सी हो गया इसका आधार, बेस। और आधार से आधार के जो सामने शीर्ष है, इस बी सी आधार के सामने कौन सा इसका वर्टेक्स है? ए। अगर मैं ए से डालूं परपेंडिकुलर बी सी पर, ये वाला मान लीजिए इसको मैंने ए एम कह दिया, ये परपेंडिकुलर है। अगर इसका जो बेस है वो बी है और जो हाइट है, बेस क्या था? बी, यानी कि जिसको मैंने याद करो बी सी को बी कहा था और हाइट किसको कहा था? मैंने ए एम को, मैंने ए एम को हाइट कही थी और इसको मैं एच मानता हूँ। मान लीजिए हाइट को, मान लीजिए हाइट जो है ना ये एच है, मान लीजिए एच। तो जो इसका एरिया होगा इस ट्राइंगल का एरिया वो होगा बी इंटू एच बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। अब जो सी जी है, ये सी जी, इसकी आधार से दूरी कितनी होगी? आधार क्या है यानी बेस क्या है? बी सी। अगर मैं जी से डालूं परपेंडिकुलर बेस के ऊपर, मान लीजिए इसको मैंने एन कह दिया, तो ये जो जी एन है, जी एन यानी कि सेंट्रॉइड की बेस से डिस्टेंस, ये हमेशा h बाई 3 होती है। इसको अब याद कर लें, यानी जितना ये हाइट है ना, अगर ये पूरी हाइट है ए एम, हम कह सकते हैं कि जो जी एन है वो ए एम की 1/3 है। अच्छा, मैंने इसको बेस माना, ये हाइट हो गई। अगर मैं ए सी को बेस मानता वो हाइट होती, और अगर मैं ए बी को बेस मानता तो ये हाइट होती। तो हाइट जो हाइट होती है ना उसके 1/3 पे होती है बेस से, ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटा सा केस लेता हूँ मैं। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि ये बेस है, ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि बेस और हाइट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये बेस, ये हाइट, एंगल राइट एंगल है, ये बेस, ये हाइट, एंगल राइट एंगल। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, और ये बेस है तो वो हाइट है। अब अगर मान लीजिए हम कह दें ये नाप है ए और ये नाप है ट्राइंगल का बी, सी जी कहाँ होती है या सेंट्रोइड कहाँ होता है? जहाँ इसके मीडियंस मिलती है। तो मीडियंस तो बहुत आसान है मिलाना। ये इसका मिड पॉइंट, ये लो मीडियन हो गई, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसकी मीडियन हो गई, और ये इसका मिड पॉइंट और ये तीसरी मीडियन यहाँ हो जाएगी। ये सेंट्रोइड हो गया, जी हो गया। अब ट्राइंगल में जो ये राइट एंगल है, यहाँ से ये दूरी, देखिए बेस ये है, ध्यान देना। जिस लाइन से नापते हैं ना वो बेस होता है। अगर ये बेस है तो ये हाइट है। हाइट कितनी हो जाएगी?
ये सीधी की दूरी यहाँ से कितनी होती है, h/3 यानी कि a/3, ये a/3 हो गई। और इसी तरह से इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये कितनी हो जाएगी, b/3, क्योंकि अगर ये बेस है तो हाइट देखिए, अगर a बेस है तो b हाइट है, और b बेस है तो a हाइट है, और बेस से हाइट/3 होती है, यानी इस बेस से a/3 और इस बेस से b/3, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, a × b/2। तो मेरे दिमाग में तो खैर ये था कि मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर रखा था पूरा, लेकिन इन 4 केसेस को समझाने में काफ़ी लंबा समय चला गया है, 25 मिनट से ज़्यादा, ये 26 मिनट होने जा रहे हैं। तो मैं ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी ये अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।